नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम ज्योग्राफी के अगले चैप्टर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का अपना चैप्टर होगा अक्षांश व देशांतर रेखा। अक्षांश व देशांतर रेखा। आज हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो देखो, अगर अपन परिभाषा की बात करें, अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है। देखो, अक्षांश का मतलब होता है अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश बराबर अक्षांश। अक्षांश तो देखो क्या होता है, अक्षांश रेखा में अक्ष व कक्ष के मध्य कोणात्मक दूरी को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा है। परिभाषा, अब अपन यहां पे बात करेंगे परिभाषा की। हम बात करेंगे परिभाषा। किसी मध्यांतर रेखा के, किसी मध्यांतर रेखा के अक्ष व कक्ष, अक्ष व कक्ष के मध्य कोणात्मक दूरी को, कोणात्मक दूरी को अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, कहा जाता है। किसी मध्यांतर रेखा के अक्ष व कक्ष के मध्य कोणात्मक दूरी को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं। अगर अपन सीधे सरल भाषा में बात करें तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषाएं होती है वे रेखाएं जो ग्लोब पर, वे रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं। दूसरी परिभाषा, वे रेखाएं, वे रेखाएं जो ग्लोब पर, जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर खींची जाती है, खींची जाती है, खींची जाती है, उन्हें अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, हमारा ग्लोब है, ये क्या है, हमारा ग्लोब है पृथ्वी का, ठीक है। तो इस पे ये जो रेखा है हमारी, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं अपन, अक्षांश रेखा। इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो ये जो हमारे, जैसे देखो इधर क्या है हमारा पश्चिम और इधर क्या है हमारा पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। अब बात आती है अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो देखो, अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब और मानचित्र पर अलग अलग होती है। मैं आपको देखो क्लियर बता देता हूं कि ये हमारा क्या है, मानचित्र। मानचित्र क्या होता है, देखो चौकोर होता है। कैसा होता है, मानचित्र चौकोर होता है, ग्लोब हमेशा गोलाइले होता है। तो क्या होता है कि अगर अपन ग्लोब पर बात करें, किस पे बात करें, ग्लोब पर, और अगर अपन बात करें मानचित्र पर, अगर अपन बात किस पे करेंगे, मानचित्र। तो देखो, मानचित्र और ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग। अगर अपन ग्लोब पर बात करते हैं, ग्लोब, ग्लोब पर बात करते हैं तो रेखा होती है 179। अगर अपन ग्लोब पर बात करें तो रेखाएं कितनी होती है, 179। और अगर अपन बात करें मानचित्र पर, तो मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं होती है हमारी 181। क्या होती है, 181। देखो क्यों, कि ये जो ग्लोब है ना, इस ग्लोब की ये जो रेखा है हमारी, ये क्या है, पूरी की पूरी एक ही रेखा
मानी जाती है। तो इसलिए ग्लोब पर क्या हो जाती है, ये दो रेखाएं देखो, अब ये रेखा अक्षांश भी है और ये रेखा भी अक्षांश है मानचित्र पर। तो इस रेखाएं क्या है हमारी, मतलब ये दो कम हो जाती हैं ग्लोब पर। तो ग्लोब पर होंगे हमारे 179 और मानचित्र पर होंगे हमारे अक्षांश रेखाएं 181। तो क्या होता है देखो, मैंने अभी आपको बताया जैसे ये भी हमारी अक्षांश रेखा होगी मानचित्र पर और ये भी अक्षांश रेखा होगी। तो ग्लोब क्या है हमारे गोल होता है, तो इसलिए ये जो रेखा है ना हमारी, इसमें ये दो रेखाएं कम हो जाती है। तो अपन अगर 181 में से दो कम करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारी 179। कारण क्या, क्योंकि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 181। कितने होते हैं 181, जिसमें अपन ये जो हमारी बीच की रेखा होती है ना भूमध्य रेखा जैसे अपन बोलते हैं, इसको जीरो लाइन की रेखा भी बोला जाता है, विषुवत रेखा भी बोला जाता है और भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 181। और अगर अपन ग्लोब पर बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी 179। और अगर मानचित्र पर बात करते हैं तो अपन कितनी होंगी 181। अब 181 कैसे, देखो हमारे जो ये क्या उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है दक्षिणी ध्रुव है। तो क्या होता है देखो, अब ये जो हमारी 90 डिग्री 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर होती है और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे होती है और एक हमारी क्या होती है भूमध्य रेखा। तो 90 और 90 कितने हो गए 180, कितने हो गए 180 और प्लस में हमारी एक रेखा क्या है भूमध्य रेखा, तो प्लस में कितने हो गए एक, तो कितनी हो गई 181। तो ये ग्लोब पर कितनी होती है 179, मानचित्र पर कितनी होंगी 181। कुल रेखाएं कितनी होती है अक्षांश रेखाएं 181, ठीक, जिसमें से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की ओर और बीच की हमारी कौन सी हो जाएगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब बात आती है कि हमारी ये अक्षांश रेखाएं क्या काम आती है। तो अब ये ध्यान रखना कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं हमेशा 181 होंगी, ग्लोब पर हमेशा 179 होंगी और कुल अक्षांश रेखाएं होती है 181। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। अब हम आगे बात करेंगे अक्षांश रेखाएं क्या काम आती है। देखो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देखो अक्षांश रेखाओं का जो अपने को महत्वपूर्ण जो काम आते हैं वो रहते हैं एक तो ताप कटिबंध के लिए, किसके लिए अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ताप कटिबंध और जलवायु निर्धारण के काम आते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या काम आती है ताप कटिबंध। अपन तापमान और जलवायु को जो निर्धारण करते हैं वो अक्षांश रेखाओं से करते हैं कि कितने अक्षांश रेखाओं पर कितना तापमान पाया जाता है। तो हमारे अक्षांश रेखाएं किसके काम आती है ताप कटिबंध और जलवायु निर्धारण के काम। अब देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे हमारी ये क्या है ग्लोब है। अब ग्लोब में जो अक्षांश रेखा है हमारी क्या है अक्षांश रेखा, ये हमारा देखो ग्लोब है। अब इसमें क्या होता है जो ये हमारी बीच की जो रेखा होती है क्या है हमारी बीच की रेखा, इसको अपन क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा। मैं आपको एक बार इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूं ताकि अपने को बाद में समझने में परेशानी ना आए। ये हमारा क्या है ग्लोब है, ये क्या है हमारा ग्लोब। अब इसमें ये जो रेखा है हमारी पश्चिम से पूरब की ओर, कौन सी रेखा है पश्चिम से
पूरब की ओर। मैंने अभी आपको बता दें कि दे रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं उन रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं। और दे रेखाएं, अब अपन देशांतर रेखाओं के बारे में जब बात करेंगे तो अपन इनके बारे में आपको अध्ययन करा देंगे। तो देखो क्या होता है। देखो मेन बात ये है कि ये हमारी जो बीच की रेखा है, कौन सी? बीच की रेखा, इससे बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री रेखा। भूमध्य रेखा इसलिए बोला जाता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य हमारी जो ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव। और निचला क्या है हमारा? दक्षिण ध्रुव। क्या है? दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पे संख्या अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 90। और इधर भी कितनी है? 90। 90 अक्षांश रेखा उत्तर की तरफ है और 90 हमारी अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ है। और ये क्या है? हमारी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब बात आती है, देखो ये जो हमारी अक्षांश रेखा है, दो अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं अपन कटिबंध। उसे क्या बोलते हैं? कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या बोला जाता है? कटिबंध। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, दो अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच भाग को दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कटिबंध कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं क्या काम आती हैं? ताप कटिबंध निर्धारण करने के लिए और जलवायु निर्धारण करने के लिए। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? कटिबंध। क्या कहलाता है? कटिबंध। ठीक है। अब देखो बात क्या आती है, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है ये और ये विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री रेखा बोला जाता है। अब मैं आपको देखो बताना ये चाहता हूं कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं की जो दूरी होती है दोनों बीच की, वो हर जगह क्या रहती है? उत्तरी ध्रुव पर भी समान रहती है और दक्षिण ध्रुव पर भी समान रहती है। मैं आपको ये चीजें लिख देता हूं यहां। अक्षांश रेखाएं ध्रुव पर सभी जगह समान पाई जाती है, समान पाई जाती है। अब इनकी जो मध्य की जो दूरी होती है वो क्या सभी जगह कैसे होती है? समान। अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी रहती है? 111.13 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। ये जैसे हमारे ये दो अक्षांश रेखा है तो इनकी जो बीच की दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। मैंने अभी आपको बताया, देखो ये जो हमारी ये रेखा है और ये जो रेखा है हमारी, इनकी दूरी क्या है? सभी जगह समान रहती है ध्रुव पर। और देशांतर रेखाओं में क्या मतलब कि जो दूरी होती है वो ऊपर क्या हो जाती है? बिल्कुल 0 हो जाती है, क्योंकि वो ऊपरी ध्रुव पे अपन मिल जाती है रेखा। तो ये हमारी अक्षांश रेखा है। अब अपन बात करके देखो कुछ अक्षांश रेखाएं हमारी क्या महत्वपूर्ण है, उन अक्षांश रेखाओं के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखिए ये क्या है? हमारा ग्लोब। ये क्या है? हमारा ग्लोब। इसमें क्या है? देखो हमारे मुख्य रूप से क्या 3 रेखाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं जिनका हमारे अक्षांश रेखाओं का बहुत महत्व है, जिनमें से हमारे
अब देखिए इन रेखाओं के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। वैसे हमारी इसमें जो रेखाएं हैं वो हमारी सारी की सारी काम में आती हैं, लेकिन इनमें से हमारी देखो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री रेखा और 0 डिग्री रेखा। अब देखो इसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा। इसे क्या बोलते हैं अपन? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। और नीचे इसे बोलते हैं अपन मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और इसे बोलते हैं कर्क रेखा और उत्तरी अक्षांश। मैं आपको दो रेखाएं और हैं, इनको भी दर्शा देता हूं ताकि हमारा पूरा फिर ग्लोब फिक्स हो जाए। ये जो हमारी मकर रेखा के जो नीचे की जो रेखा होती है उसे बोलते हैं अपन अंटार्कटिक रेखा या 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। और ये हमारे नीचे का तो है ये दक्षिणी ध्रुव, इसे क्या बोलते हैं अपन? दक्षिणी ध्रुव। और इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये इधर का क्या है हमारा? उत्तरी ध्रुव। ये क्या हमारा? उत्तरी ध्रुव। अब देखो इनकी अपने को मैं आपको इसलिए इसको दर्शा रहा हूं क्योंकि इनकी जो अपन को है ना जलवायु और तापमान के लिए अपने को इन तीनों रेखाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो सूर्य क्योंकि हम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो मतलब कुछ दिशाएं ऐसी आती है कि सूर्य कभी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आज दिन और रात बराबर है, अब रात छोटी है दिन बड़े, तो वो सूर्य की स्थिति के कारण आता है। तो वो अब मैं आपको इसी चीज में दर्शा देता हूँ। समय का निर्धारण भी हमारा इसी में आ जाएगा। देखो क्या होता है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब इसमें क्या होता है? देखो 21 मार्च, कितना? 21 मार्च और 23 सितंबर और 23 सितंबर। देखो आपको पता होगा ये 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है। मतलब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। अब देखो 21 मार्च और 23 सितंबर में जो सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो हमारी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। उत्तरी ध्रुव पर भी दिन और ये उत्तरी ध्रुव को छोड़ के और दक्षिण ध्रुव को छोड़ के, क्योंकि इनके 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन पाए जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध जैसे हमारे ये ऐसा है मकर रेखा और ये, तो यहाँ पे क्या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे पाए जाते हैं? बराबर पाए जाते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब हम सुनते भी हैं कि भाई आज हमारे दिन और रात बराबर है, तो वो तारीख कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो हमारी पृथ्वी पर क्या सूर्य सीधा सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर, तो दिन और रात कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब बात आते थे वो, अब 21 मार्च के बाद है ना सूर्य कहां चला जाता है? कर्क रेखा। तो 21 जून को, कितने जून को? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। अब देखो बात क्या है,
कर्क रेखा मैं आपको आगे बता दूंगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें क्या है, 21 जून को क्या अपन किए, भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य कहां पे चमक रहा है, कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तो हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़े वह रात छोटी होती है, रात छोटी होती है। कब, 21 जून को। 21 जून को भारत में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, क्योंकि गर्मी पड़ती है हमारे 21 जून को, सूर्य सीधा चमक रहा है, तो जाहिर सी बात है गर्मी पड़ेगी। अब ये जो कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमक रहा है सूर्य, तो हमारे क्या हो रहा है, दिन बड़े और रातें छोटी। अब ये जो स्थिति है ना, मकर रेखा पर क्या हो जाती है, हमेशा उल्टी हो जाती है। तो 21 जून को मकर रेखा पर क्या पड़ेगा, सर्दी पड़ेगी। 21 जून को मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के क्या पड़ेगी, सर्दी। क्यों, क्योंकि सूर्य तो सीधा कर्क रेखा पर चमक रहा है। अब आगे अपन जब बात करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा। अब इस हमारे 21 जून को क्या है, दिन बड़े और रातें छोटी, और 21 जून को ही मकर रेखा पर क्या हो जाती है, रातें, दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है, क्योंकि विपरीत अंतर आ जाता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का मतलब देखो, दक्षिण गोलार्ध ये मत समझ लेना, दक्षिण ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध मतलब मकर रेखा पर, दक्षिण गोलार्ध पर दिन छोटे व रात बड़ी हो जाती है, क्योंकि 21 जून को हमारे दक्षिण गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी, और हमारे 21 जून को क्या पड़ रही है, कर्क रेखा पर गर्मी पड़ रही है, क्योंकि सूर्य सीधा चमक रहा है। अब सूर्य यहाँ पे देखो, मैं आपको ये बता दूं, अब सूर्य हमारा सीधा यहाँ पे चमक रहा है, तो इसकी किरणें जो आएंगी यहाँ पे तो तिरछी पड़ेंगी ना, और जिन क्षेत्रों में तिरछी किरणें पड़ती है उन क्षेत्रों में सर्दी पड़ती है। तो सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किन क्षेत्रों में गर्मी पड़ती है, किन क्षेत्रों में सर्दी पड़ती है। तो 21 जून को देखो क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे रात बड़ी, मतलब सर्दी होती है। क्या होती है, सर्दी होती है। और हमारे 21 जून को क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। अब बात करते हैं 21 जून के बाद में फिर दोबारा सूर्य के दर की ओर होने लगता है, दक्षिणायन की तरफ। तो 23 सितंबर को कहां पे आ जाता है, भूमध्य रेखा पर। मैंने अभी आपको बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही है, तो कर्क रेखा पर क्या होंगे, दिन बड़े रातें छोटी, मतलब गर्मी होगी, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बाकी बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब देखो क्या होता है, अब जो ये हमारी मकर रेखा है, कौन सी, मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर, कब, 22 दिसंबर को सूर्य चमकता है। अब मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा तो देखो अपने भारत में 22 दिसंबर का महीना कैसा होता है अपने भारत में, सर्दियों का। जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। क्या पड़ रही है, गर्मी। कारण क्या है कि सूर्य यहां पर सीधा चमक रहा है, और हमारे 22 दिसंबर को क्या पड़ती है, सर्दी, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी जा रही है। क्या जा रही है, तिरछी। अब जिन क्षेत्रों में सूर्य सीधा चमकेगा वहां जाहिर सी बात है मतलब गर्मी होगी, और जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है उन क्षेत्रों में जाहिर सी बात है मतलब गर्मी, सर्दी होगी। तो हमारे 22 दिसंबर को क्या पड़ती है, भारत में सर्दी पड़ती है, और यहाँ पे मकर रेखा पर क्या पड़ती है, गर्मी पड़ रही है। तो ये सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है, देखो अब ये हमारी जो दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पे हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ती है। कैसे, क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ पे दोनों ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है। दोनों ध्रुवों पर 6 महीने दिन व 6 महीने रात होती है। अब मैंने अभी आपको बता दी ये सारी रेखाएं कि आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोला जाता है, लेकिन मेन रूप से हमारे क्या है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है। ये अपनी जलवायु निर्धारण के काम आ रही है, क्योंकि अपन तापमान का जो निर्धारण हो रहा है वो हमारी इन्हीं रेखाओं से हो रहा है। कभी हमारे मतलब कर्क 21 जून को देखो पूछा सवाल ये जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कौन सी तारीख को पड़ती है, तो 21 जून को। मकर रेखा पर कब पड़ेगी, 22 दिसंबर को। अब देखो 22 दिसंबर को यहाँ पे मकर रेखा पर क्या होंगे, दिन बड़े। क्या होंगे, दिन बड़े,
22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़े व रात छोटी होंगी। 22 दिसंबर, क्योंकि देखो गर्मी पड़ रही है मकर रेखा पर, तो दिन बड़े होते हैं और गर्मियों में दिन हमेशा बड़े होते हैं और सर्दियों में छोटे होते हैं। लेकिन हमारे 22 दिसंबर को क्या हो जा रही है, भारत में उल्टी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सर्दी पड़ती है 22 दिसंबर को। यहाँ पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। तो ये हमारे अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अब अपन बात करें देशांतर रेखाओं। देखो इनमें समझने वाली बात ये है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, तो हमारे कर्क रेखा पर क्या होता है, दिन बड़े और रातें छोटी होती है। और वही स्थिति 21 जून को दक्षिण में क्या हो जाती है, मकर रेखा पर उल्टी हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जिन क्षेत्रों में तिरछी पड़ती है उन क्षेत्रों में हमेशा क्या होता है, सर्दी होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं। और हमारा बात करेंगे हम देशांतर रेखाओं। देशांतर रेखाओं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देखो वे रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। वे रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा। देखो जैसे ये हमारा क्या है, ग्लोब, ये क्या है, हमारा ग्लोब है। अब वे रेखाएं जो हमारे उत्तरी ध्रुव को, अपन यहाँ बोलते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। जैसे देखो ये हमारे क्या है, दोनों ध्रुव है, तो ये जो रेखा है हमारी, ये जो हमारी रेखा, इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा। तो ये रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखा। इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर। अब देखो देशांतर रेखाओं क्या काम आती है। देशांतर रेखाएं मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, ताकि अपने को पढ़ने में आसानी हो जाए। देशांतर रेखाएं स्थिति व समय निर्धारण, राइट, समय निर्धारण के काम आती है। अगर आपने को किसी व्यक्ति की या किसी देश की स्थिति जाननी है और उसका मतलब समय जानना है, तो अपन को किन रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा स्थिति व समय निर्धारण के काम आती है। ठीक है, अब देखो देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है भाई, देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। कितनी होती है, 360।
देशांतर रेखाएं कितनी होती है कुल 360, जिसमें से देखो ये जो हमारी ये रेखा है इसे अपन 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हमारे 0 डिग्री रेखा, जो हमारे यूरोप में स्थित लंदन की ग्रीनविच शहर से निकलती है, जिसे अपन देखो अंतरराष्ट्रीय समय का जो निर्धारण होगा वो हमारी इसी रेखा से होगा, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये हमारी क्या है 0 डिग्री रेखा, क्या है 0 डिग्री रेखा, जो इसे बोलता है अपन केंद्रीय मध्यांतर रेखा, केंद्रीय मध्यांतर रेखा। अब देखो मैं ये हमारा क्या है पश्चिम और ये इधर क्या है हमारा पूर्व, तो 180 रेखाएं हमारे केंद्रीय 0 डिग्री रेखा से पश्चिम की ओर पाई जाती है और 180 रेखाएं पाई जाती है हमारे पूर्व की ओर। देशांतर रेखाएं पश्चिम में 180 व पूर्व में 180 पाई जाती हैं, 80 पाई जाती हैं, तो बराबर कितने होंगे 100 360, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है 360। अब देखो बात क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो देशांतर रेखा, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है गोल, क्या कहलाता है गोल। दो देशांतर रेखाओं के जो बीच का जो क्षेत्र है, जैसे देखो ये जो क्षेत्र है हमारे, इसे क्या बोलते हैं अपन गोल बोले जाते हैं। अब देखो एक रेखा अगर अपन दोनों एक देशांतर रेखा को पार करेंगे तो सूर्य को कितना मिनट का समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब देखो सूर्य को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगेगा 1 घंटे। तो 15 देशांतर रेखा, 15 देशांतर रेखा को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है 1 घंटे। कितना समय लगेगा 1 घंटे। अब बात आती है दो देशांतर रेखाओं में जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, मैं आपको इधर लिख देता हूं, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी वो कितनी होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। लेकिन देखो क्या होता है वो भूमध्य रेखा पर ही होता है सर्वाधिक, ध्रुवों की तरफ जाने पर इनकी रेखाएं क्या हो जाती है, बिल्कुल इनकी जो दूरी होता है हो जाती है 0। देखो मैं आपको बता दूं, अब आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये रेखा बिल्कुल यहाँ पे मिल जाती है, तो भूमध्य रेखा पर इनकी रेखाओं की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों पर क्या हो जाती है 0। लेकिन ध्रुवों पर इनकी दूरी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है 0 हो जाती है। देखो अभी सब देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर मिल रही है, तो इनके बीच की दूरी कैसे हो जाती है बिल्कुल 0 हो जाती है। क्या हो जाती है 0 हो जाती है। दो देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर। और बात आती है दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है गोल कहलाता है। क्या कहलाता है गोल। अब देखो क्या होता है, ये हमारा क्या पश्चिम और ये क्या हमारा पूर्व। अगर अपन केंद्रीय मध्यांतर रेखा 0 डिग्री रेखा से पूरब की ओर जब जाते हैं, मैं आपको इसको लिख देता हूं आगे, जीरो डिग्री रेखा या केंद्रीय मध्यांतर रेखा, 0 डिग्री रेखा या
केंद्रीय मध्यांतर रेखा, क्या मध्यांतर रेखा। 0 डिग्री रेखा या केंद्रीय मध्यांतर रेखा से जब अपन पूरब की ओर जाते हैं तो समय क्या हो जाता है, बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय हमेशा क्या हो जाता है, घटता है। 0 डिग्री रेखा या केंद्रीय मध्यांतर रेखा से जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है, और पूरब की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। समय क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। समय कैसा हो जाता है, हमेशा बढ़ता है। अगर अपन देखो पश्चिम की तरफ जाएंगे, किधर की ओर जाएंगे, पश्चिम की तरफ, तो हमेशा समय क्या होगा, घटेगा, और पूरब की ओर जाएंगे तो समय हमेशा बढ़ेगा। तो ये देखो, ये हमारी देशांतर रेखा है, जिसमें देखो हमारी ये जो सबसे, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे 0 डिग्री रेखा या केंद्रीय मध्यांतर रेखा भी बोला जाता है, जो यूरोप के में स्थित लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। इसे ही अपन देखो अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय मध्यांतर रेखा, क्योंकि जो पूरे विश्व का जो समय का निर्धारण होता है ना, वो हमारे इधर से होता है, केंद्रीय मध्यांतर रेखा या 0 डिग्री रेखा से। तो अगले वाले चैप्टर में अपन 3 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको अभी इतना ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर अच्छा नहीं होता। तो देखो क्या होता है, अगले जो हमारे इसमें अपन चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी उसी के भाग है। जो हमारे अगला वाला चैप्टर रह रहा है वो भी क्या है, इन देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं के बारे का ही भाग है। देखो अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हमारे कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एक तो क्या है, 0 डिग्री रेखा या केंद्रीय मध्यांतर रेखा या केंद्रीय मध्यांतर रेखा। फिर दूसरा आता है स्थानीय समय। क्या आता है, स्थानीय समय। तीसरा हमारा टॉपिक आएगा इसी में प्रमाणिक समय। क्या है, प्रमाणिक समय। फिर चौथा हमारे पॉइंट है इसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये भी क्या है, हमारे इसी चैप्टर के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के भाग है। जैसे मैंने आपको देखो बताया कि 0 डिग्री रेखा और केंद्रीय मध्यांतर रेखा, जैसे हमारा ये ग्लोब है, तो इसकी ये जो रेखा है हमारे, जो मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में भी बांटती है, पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री रेखा और केंद्रीय मध्यांतर रेखा। ये हमारे यूरोप में स्थित लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलते हैं। जो पूरे समय का जो निर्धारण होता है ना, वो हमारे क्या है, ग्रीनविच रेखा से होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या पश्चिम और इधर क्या हमारा पूरब। अगर अपन ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जाएंगे तो समय हमेशा क्या होगा, बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय हमेशा क्या होता है, घटता है, और इधर क्या आएगा, बढ़ता है, ठीक है। क्या, तो ये तो हमारे, इसके बारे में अपन आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हमारे यूरोप में स्थित लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, जो हमारे समय का निर्धारण करती है पूरे विश्व का। और पूरे विश्व को कितने समय क्षेत्रों में बांटा है, इसको तो मैं आपको बता देता हूं। पूरे विश्व को 24 समय क्षेत्र, 24 समय क्षेत्र। देखो ये जो समय क्षेत्र है इसको जोन भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, जोन। 24 समय क्षेत्र या जोनों में बांटा गया। कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया पूरे विश्व को, 24 समय क्षेत्रों में। अब देखो क्या है, अब देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ये जो हमारा स्थानीय समय, क्या है, स्थानीय समय का जो निर्धारण किया जाता है ना, देखो वो सूर्य की स्थिति के अनुसार किया जाता है। जैसे अपन के बुजुर्ग नहीं बोलते कि जब सूर्य अपने सिर पे सीधा चमकता है तो अपन क्या समझते हैं कि अब 12 बज गई दिन के, क्योंकि ना तो छाया हमारी पूरब की ओर जाती है ना पश्चिम की ओर जाती है।
तो वो होता है स्थानीय समय। अब स्थानीय समय क्या होता है, ये सूर्य के अनुसार चलता है, इसको सूर्य के अनुसार अपन निर्धारण करते हैं, जिसमें अपने को ये चीज तो याद रखनी कि अगर पूरब की ओर जाएंगे तो हमेशा समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय हमेशा घटेगा। तो ये तो किसके ऊपर होता है, सूर्य के ऊपर। मैं आपको लिख देता हूँ, छोटे बता देता हूँ। स्थानीय समय, समय का अनुमान सूर्य की सहायता से लगाया जाता है, सहायता से लगाया जाता है। देखो क्या है, जैसे अपन के मम्मी पापा नहीं बोलते कभी दादा बाबा की, वो कभी कभी उनके पास समय घड़ी नहीं होती तो वो समय का निर्धारण ऐसे कर लेते कि हाँ सूर्य हमारे सिर पे सीधा चमक रहा है तो 12 बज गई, अब लंच करने का टाइम हो गया। तो वो स्थानीय समय किसका रहता है, सूर्य के अनुसार। और देखो प्रमाणिक समय क्या है, दूसरा आता है देखो प्रमाणिक समय, इनके बारे में आपको बता ही देता हूँ, है ना। केंद्रीय मध्यांक या 0 डिग्री रेखा हो गया जो हमारे पूरे पृथ्वी को, और ये भूमध्य रेखा भी पूरे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और केंद्रीय मध्यांतर रेखा भी हमारे पश्चिम और पूर्व की ओर 2 भागों में बांटती है। इससे क्या पूरे समय का निर्धारण किया जाता है, पूरे विश्व के समय का जो निर्धारण किया जाएगा वो कहां से किया जाएगा, 0 डिग्री रेखा से, केंद्रीय मध्यांतर रेखा से, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। ठीक है, अब देखो अब आते हैं प्रमाणिक समय। अभी प्रमाणिक समय क्या होता है, अब इन अपने तीनों के बारे में एक बार बात करते हैं कि प्रमाणिक समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, प्रमाणिक समय। और देखो प्रमाणिक समय क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पूरे विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। तो प्रमाणिक समय वह समय होता है जो देश अपने मतलब एक प्रमाणिक के अनुसार क्या अपना समय निर्धारण कर लेता है कि भाई ये हमारा इस तिथि रेखा से हमारा समय का निर्धारण होगा, तो उसे बोलते हैं अपन प्रमाणिक समय। कोई भी देश अपने मतलब प्रमाण के अनुसार